बच्चों ये क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का सेकंड पार्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का सेकंड पार्ट है। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको इससे पहले मैंने जो पढ़ाया था वो था इंटरनल क्लासिफिकेशन, जानबूझ के उसको पहले पढ़ाई थी। अब देखिए क्या होता है, कैसे क्लासिफाइड किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज को। म्यूचुअल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। म्यूचुअल वस्तु एवं सेवाओं का आपसी वर्गीकरण जिसको बोलते हैं। म्यूचुअल क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की मीनिंग है वस्तु एवं सेवाओं का आपसी वर्गीकरण। When it is necessary to determine whether a supply falls in the category of services or goods, then it is called mutual division. This division is extremely difficult, but under GST, this division is डन इन द फॉलोइंग वेज। दिए हुए फॉलोइंग वेज आपको बता रही हूँ कैसे। मुश्किल काम है थोड़ा सा। किसी भी वस्तु की कोई सप्लाई कि विशेष वस्तु की श्रेणी में है अथवा सेवा की श्रेणी में आता है, इसको थोड़ा सा कठिन होता है करना। लेकिन जैसे जो बार्बर वर्क है, बार्बर जो काम करता है, जो नाऊ जो काम करता है, वो सप्लाई भी यूज़ करता है और गुड्स भी यूज़ करता है। गुड्स का मतलब जो मटेरियल यूज़ कर रहा है वो गुड्स हुआ, और जो मतलब फेशियल कर रहा है तो जो मटेरियल यूज़ कर रहा है वो गुड्स हुआ, और अगर बाल काट रहा है तो वो सर्विस हुआ। तो थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, लेकिन जीएसटी में ये इसको भी किया जा सकता है। पहला ही है बच्चों, पहला है एक्टिविटीज़ ऑफ शेड्यूल। शेड्यूल 2 of the CGST Act 2017 have incorporated those activities which are related to the general public, and there is confused that this activity should be kept in the category of the goods or in the category of services. This decision has been removed in this schedule. The details of schedule is available as below. अभी हम आपको दिखाते हैं बच्चों। देखिए बिलो का मतलब, ये देखिए कैसे करते हैं। Schedule 2 of CGST Act. Activities are transactions to be treated as supply of goods or supply of services. फर्स्ट है बच्चों ट्रांसफ़र। वो कह रहा है कि केंद्रीय वस्तु सेवा कर अधिनियम की अनुसूची सेकंड में उन क्रियाओं को शामिल किया गया है जिनके संबंध में जन सामान्य को यह भ्रम उत्पन्न होता है। ये डिल्यूज़न यानी कि कन्फ्यूज़न शुरू होता है कि इस क्रिया को वस्तु की श्रेणी में रखा जाए या सेवा की श्रेणी में रखा जाए। अब इस जो शेड्यूल है उससे मैं आपका भ्रम दूर करती हूँ। शेड्यूल नंबर 2 ऑफ CGST एक्ट। एक्टिविटीज़ आर ऑफ ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स आर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फर्स्ट है बच्चों ट्रांसफ़र की मीनिंग होती है कि एनी ट्रांसफ़र ऑफ द टाइटल इन गुड्स इज़ अ सप्लाई ऑफ गुड्स। यदि वस्तु का अधिकार का हस्तांतरण होगा और यह वस्तु हस्तांतरित वस्तु को आपूर्ति मानी जाएगी। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। एनी ट्रांसफर ऑफ द टाइटल इन गुड्स इज द सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स आर a undivided
share in goods without the transfer of title thereof is a supply of services. यदि माल में अधिकार या माल में अविभाजित हिस्से का उसके अधिकार के हस्तांतरण के बिना ही कोई हस्तांतरण होगा तो उसे सेवा की आपूर्ति माना जाएगा। फिर से सुनिए बच्चों, यदि माल में अधिकार या माल में अविभाजित हिस्से का उसके अधिकार के हस्तांतरण के बिना ही कोई हस्तांतरण होगा तो उसे सेवा की आपूर्ति माना जाएगा। फिर सुन लें बच्चों, any transfer of right in goods or undivided share goods without the transfer of the title thereof is a supply of services. नेक्स्ट है थर्ड, any transfer of goods under an agreement which stipulate that property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed is a supply of goods. यदि कोई करार या जो यह अनुबंध करता है कि माल को संपत्ति मानते हुए, ध्यान रखिएगा बच्चों, माल को संपत्ति मानते हुए के अनुसार पूर्ण प्रतिफल के लिए भुगतान पर किसी भावी तिथि को हस्तांतरित होगा तो इस व्यवहार को माल की आपूर्ति माना जाएगा। यानी कि कंसिडरेशन एज एग्रीड इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट है आपका लैंड एंड बिल्डिंग। एनी लीज tenancy assessment license to occupy land is a supply of services. Any lease or letting out of the building including ट्रीटमेंट और प्रोसेस। बच्चों ये लैंड वाला भी आप देख लीजिए, लैंड एंड बिल्डिंग में भी बहुत क्लियर है कि एनी लीज टेनेंसी असेसमेंट लाइसेंस टू ऑक्युपाई लैंड इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कोई पट्टा, किराएदारी, सुखाचार, भूमि पर कब्जा करने की अनुमति आदि की सेवाओं को पूर्ति माना जाएगा। नेक्स्ट है कि एनी लीज आर लेटर आउट ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग द कमर्शियल इंडस्ट्री ऑफ रेजिडेंशियल एक्सप्लेन फॉर बिजनेस आर कॉमर्स आइदर होली अ पार्ट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है। कोई करार जो यह अनुबंध करता है कि माल को संपत्ति मानते हुए उसके अनुसार पूर्ण प्रतिफल के भुगतान पर किसी भावी तिथि को हस्तांतरित होगा तो उस माल को आपूर्ति माना जाएगा। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। बच्चों देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग की मीनिंग होती है कि लीज्ड, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग कह रहे हैं, वो भवन जिसके अंतर्गत कमर्शियल और वाणिज्यिक, औद्योगिक, जो भी आवासीय भी शामिल हैं, चाहे वो पूर्ण हों या अंशतः पूर्ण हों या पट्टे पर हों या किराएदार पर हों, किराए पर हों, वो सेवाओं की आपूर्ति मानी जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों
फोर्थ पॉइंट है ट्रीटमेंट और प्रोसेस एनी any treatment or process which is applied to another person's goods is a supply of services. यदि कोई उपचार या प्रक्रिया कोई प्रोसीजर जो अन्य व्यक्ति के माल के ऊपर ही अन्य व्यक्ति के माल को ऊपर ही की ऊपर को ही जाती है को सेवा की आपूर्ति माना जाएगा। साधारण अर्थों में इसे जॉब वर्क भी कहा जाता है। बच्चों सुन लीजिए कि जॉब वर्क किसको कहते हैं, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि कोई भी उपचार या प्रक्रिया जो अन्य व्यक्ति के माल के ऊपर की जाती है को सेवा की आपूर्ति माना जाता है। और ऐसे समझें, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज़ अप्लाइड टू another person's goods is a supply of services. Next is transfer of business assets. ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स, जहाँ किसी माल को, बच्चों देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ट्रांसफर डिस्पोज्ड ऑफ बाई आर अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरी on the business so as no longer to form part of those assets, whether or not for a consideration. Such transfer or disposal is a supply of goods by the person. ठीक है। वेयर कहने का मतलब कि जहाँ किसी माल को किसी व्यावसायिक संपत्ति का हिस्सा ऐसे व्यक्ति जो व्यवसाय का संचालन कर रहा है के निर्देश के अधीन उसके द्वारा हस्तांतरित अथवा निस्तारित किया जाता है, ताकि वह उन संपत्तियों का हिस्सा न रहे जो किसी प्रतिफल के लिए है या नहीं। ऐसे हस्तांतरण या निष्पादन को माल की आपूर्ति माना जाएगा। बच्चों नेक्स्ट है आपका where or why under the direction person carrying the business goods held used for the purpose of business are put to any private uses are used made available to any person for use for any person other than purpose are made available whether or not for a consideration the uses are making available of such goods ऑफ सप्लाई एंड सर्विसेज। जहाँ जो व्यक्ति व्यवसाय चला रहा है उसके द्वारा या उसके निर्देश में जो माल व्यवसाय के प्रयोजन के लिए रखा गया है को उपयोग में किया जाता है और को व्यवसाय purpose and then purpose made available whether the not of the consideration the uses। कहने का सेंस कि जहाँ जो व्यक्ति व्यवसाय चला रहा है उसके द्वारा या उसके निर्देश पे जो माल व्यवसाय के प्रयोजन के लिए रखा था उपयोग किया गया को व्यवसाय के प्रयोजन के अतिरिक्त किसी निजी उपयोग में रखा गया है या उपयोग कर लिया गया है तो या किसी अन्य व्यक्ति के उपयोग के लिए दे दिया गया है तो वो प्रतिफल के लिए है, चाहे वह प्रतिफल के लिए है या नहीं है, ऐसे माल को उपभोग करना या उपलब्ध करवाना माल की आपूर्ति माना जाता है। नेक्स्ट बच्चों सी वेयर एनी पर्सन
ceases to be a taxable person, any goods forming part of the assets of any business carried on him on by him supplied by him the causes of furtherance uh, of his business immediately before he, he cease टू बी द टैक्सबिल पर्सन। बच्चों इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज है कि जहाँ कोई व्यक्ति कर योग्य व्यक्ति नहीं रह जाता, वहाँ पर कोई ऐसा माल जो उसके द्वारा चलाए जा रहे हैं व्यवसाय की संपत्ति का हिस्सा हैं, उसके कर योग्य व्यक्ति के रूप में न रहने से तुरंत पहले उसे के व्यवसाय के अनुक्रम में या बच्चों नेक्स्ट है इसमें जो अन्य व्यक्ति या चालू संस्थानों के रूप में व्यवसाय का हस्तांतरण नहीं किया जाता है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या है? रेंट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। फर्स्ट है कि अचल संपत्ति को किराए पर देना, सर्विस ऑफ सप्लाई है। दूसरा सेकंड पॉइंट है इसका कि कंस्ट्रक्शन of a complex building, civil structure are a part of thereof, including a complex of building intended for sale to a buyer, wholly or partly, except where the entire consideration has been received after issuance of complaints certificate where required by the competent authority or after its first occupation, whichever is ईजलियर। कहना है उसका कि हम किसको सप्लाई मानते हैं, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज किसको मानते हैं? समापन प्रमाण पत्र के जारी होने के पश्चात जहां पर पूर्ण प्रतिफल प्राप्त हो गया हो, जहां पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो या कब्जा मिलने के पश्चात हो, जो भी पहले हो के अलावा क्रेता को पूर्णतः या अंशतः विक्रय के उद्देश्य से किसी कॉम्प्लेक्स भवन सिविल संचालन या उसके किसी भी भाग के निर्माण को सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। फिर है कि बौद्धिक संपत्ति अधिकार के उपयोग या उपभोग की अनुमति, अस्थायी हस्तांतरण को भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का विकास, डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग, कंसिस्टेंसी, कस्टमाइजेशन, एडवांसमेंट, अपग्रेडेशन, अभिवृद्धि, क्रियान्वयन आदि को भी साइंस माना जाता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है। किसी कार्य को कहने का मतलब कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं बच्चों जिनको कि हम लोग सप्लाई मानते हैं। टेम्परेरी ट्रांसफ़र ऑफ परमिटेड यूजेस, एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारी जो है सप्लाई होती हैं। फिर नेक्स्ट है बच्चों जॉइंट सप्लाई। जॉइंट सप्लाई क्या होता है? उसको जॉइंट सप्लाई की मीनिंग होती है संयुक्त आपूर्ति। जॉइंट सप्लाई को ही कंपोजिट सप्लाई भी कहते हैं। कंपोजिट सप्लाई shall be treated as the supply of services, namely work contract as defined in clause this 119 as a section 2 and